गुप्त वंश कंप्लीट हो गया था ना। लास्ट टॉपिक में गुप्त वंश के हमने पढ़े थे, प्रशासन के बारे में पढ़ा था, याद है ना, या भूल गए एक दिन में? गुप्त वंश का टोटली हमने क्या पढ़ा था? प्रशासन पढ़ा था। ठीक है, कि इसमें जो प्रशासन का मुख्य पद किसके पास हो जाता? राजा के पास होता था। राजा है ना, वो मतलब सुप्रीम पावर होती थी उसके, मतलब सबसे छोटी, हाँ, राजा देवीय सिद्धांत को फॉलो करता था। और इसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम मिलकर विषय का निर्माण करते थे। विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। विषय मिलकर आगे भुक्ति का निर्माण करते थे, उसके मुखिया को उपरी कहा जाता था। वो मिलकर देश का निर्माण करते थे, देश के मुखिया को गोपना कहा जाता था। ठीक है, वो तो हमने पढ़ा था प्रशासन के बारे में। राजा देवीय सिद्धांत को, इनका प्रशासन मौर्यों की तरह केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन काफी हद तक इन्होंने भारत का क्या किया था? एकीकरण किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने सामाजिक जीवन पढ़ा था। ठीक है, और सामाजिक जीवन में मैंने कहा था जो समाज था ना, उसमें नारी की स्थिति में गिरावट थी। समाज कैसा प्रधान समाज था? पुरुष प्रधान समाज होता था। एक इसमें ना दासों की स्थिति क्या होती थी? निम्न होती थी। अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और एक इसमें हमने सबसे बड़ी नई उपजातियों का उदय हुआ। एक कायरस जाति आई बेटा, वेरी गुड, जिस जो पठन और लेखन में इंटरेस्ट लिया करती थी। ठीक है, और फिर इस काल में हमने ये भी बताया कि मंदिर पहले, इससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मंदिर बनते थे। मंदिर बनाने का कला का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। और उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में है, दक्षिण भारत के बेसर शैली में है। एक मैंने देवगढ़ झांसी का मंदिर बताया था। ठीक है, हाँ, 10 अवतार मंदिर, वो गुप्त काल का उदाहरण है। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल का उदाहरण है। और सबसे बड़ा अधिक अवतार कौन सा माना जाता था? मेन अवतार भगवान विष्णु का, वेरी गुड, बड़ा अवतार माना जाता था। इनकी आर्थिक कंडीशन बताई, कृषि पर निर्भर थे। 2 प्रकार के टैक्स थे, 1/4 और 1/6। व्यापार श्रेणी के द्वारा क्या होता था? व्यापार होता था। सारी चीजें पढ़ी थी ना, हाँ। और व्यापार के मुखिया को जो क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही ना भारत में किस वंश का पतन हुआ? गुप्त वंश का पतन हुआ। किस वंश का पतन हुआ? गुप्त वंश का पतन हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद है ना, भारत है ना, ठीक है, ये दोबारा है ना, इसमें भारत में क्या हुआ? छोटे 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 राजवंशों का उदय हुआ। लिख लो, गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राजवंशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। मैं गुप्त वंश के पतन के बाद क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गुप्त वंश ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का क्या किया था? काम किया। और जैसे इसका पतन हो गया ना, दोबारा भारत है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। इससे पहले किसने बांधा था भारत को एकता के सूत्र में? मौर्य साम्राज्य। क्योंकि सम्राट अशोक ने तो बेटा 16 के 16 क्या जीत लिए थे? महाजनपद जीत लिए, उसका तो मुकाबला ही नहीं था। लेकिन उन्होंने भी भारत को एकता के सूत्र में क्या कर दिया था? पिरोने का काम किया। अब इसमें गुप्त वंश के पतन के बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। थोड़ा सा ना मैं मैप से आपको थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैप के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ ना, तो ये हमारा हरियाणा का एरिया है। कौन सा एरिया बेटा? हरियाणा। हरियाणा में ना एक वंश का उदय हुआ, पुष्यभूति वंश। कौन से वंश का उदय हुआ हरियाणा में? पुष्यभूति वंश का। और इतिहास में इसी वंश को ना एसएससी कहती है, वर्धन वंश। क्या कहती है बेटा? वर्धन वंश। और वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? पुष्यभूति वंश। तो हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ? पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। ठीक है, जो यूपी और बिहार, ये दिख रहे हैं ना आपको, यूपी और बिहार, कौन से एरिया में बेटा? यूपी और बिहार। ठीक है, यहां पर एक मोखरी वंश हुआ करता था। कौन सा वंश हुआ करता था? मोखरी वंश। और इसका जो प्रमुख राजा होता था ना, वो ग्रह बर्मा होता था। कौन होता था? ग्रह बर्मा होता था। हरियाणा में किसका उदय हुआ बेटा? पुष्यभूति वंश।
एसएससी पुष्यभूति वंश हरियाणा जी के कहती है पुष्यभूति वंश, एसएससी कहेगी वर्धन वंश। क्या कहेगी? वर्धन वंश। वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या है होता है? पुष्यभूति वंश। तो हरियाणा में कौन सा वंश आ गया? पुष्यभूति वंश, क्योंकि गुप्त वंश ने तो सभी को एक किया हुआ था। गुप्त वंश का पतन हुआ, अंतिम राजा कौन बताया गया गुप्त वंश का? विष्णु गुप्त बताया, कई 550 कई 570 बताते हैं। उसके बाद उसका पतन हुआ, भारत छोटे छोटे राजवंशों में बंट गया। हरियाणा में कौन सा वंश आ गया? पुष्यभूति या वर्धन वंश। और यूपी बिहार के एरिया में कौन सा आ गया? मोखरी वंश आ गया। ठीक है, ये जो उस टाइम है ना, ये असम दिख रहा है आपको, ये कौन सा एरिया? असम। ठीक है, असम को इस टाइम में ना कहते हैं कामरूप बोला जाता था। ठीक है, पेपर में आया था असम का पुराना नाम क्या होता था, ये आ चुका है। असम का पुराना नाम क्या होता था? कामरूप होता था। लिख लो, असम का पुराना नाम क्या होता था? कामरूप होता था। अरे कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, हरियाणा में तो आ गया वर्धन वंश, उसे पुष्यभूति वंश कहते हैं। यूपी बिहार में कौन सा वंश आ गया? मोखरी वंश। और मोखरी वंश का से किसको जोड़ा जाता है? ग्रह बर्मा से जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है बेटा? पश्चिम बंगाल। कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ना एक वंश होता था बेटा, गौड़ वंश। कौन सा वंश होता था? गौड़ वंश होता था। और इसका ना जो मतलब मुख्य राजा किसे, संस्थापक किसे बताया जाता है? शशांक को बताया जाता है। ठीक है, इधर यूपी बिहार से टच होता है हमारा एमपी। क्या टच होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक एरिया था मालवा, और मालवा का शासक होता था देवगुप्त होता था। कौन होता था? देवगुप्त होता था। ठीक है, कौन सा एरिया पड़ता है? मालवा, मध्य प्रदेश में। वहां का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। एक बार लिख लो। ठीक है, हरियाणा में कौन सा वंश आ गया बेटा? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश आ गया। मालवा है ना, उसमें एक एरिया है मध्य प्रदेश, वहां का एक राजा होता था जिसका नाम क्या होता था? देवगुप्त होता था। असम और बिहार के एरिया में कौन सा वंश था? मोखरी वंश था। और मोखरी वंश का जो मतलब ग्रह बर्मा राजा होता था। ठीक है, और एक जो पश्चिम बंगाल का एरिया था, ठीक है, उसमें गौड़ वंश था जिसका नाम क्या होता था? राजा का शशांक होता था। और ये जो दक्षिण भारत होता है ना, ये कौन सा भारत मैप में आप पढ़ोगे बेटा? दक्षिण भारत। यहाँ का एक है ना राजा होता था। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चालुक्य वंश का एक राजा होता था जिसका नाम होता था पुलकेशियन द्वितीय। दक्षिण भारत का राजा कौन होता था? ठीक है, और वो चालुक्य, दक्षिण भारत में कौन सा वंश होता था बेटा? चालुक्य वंश। ये पेपर में आता है चालुक्य वंश। और इसका राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय होता था। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूं, ये ऊपर वाला तो कौन सा भारत हो जाएगा बेटा? उत्तर भारत हो जाएगा। और नीचे वाला कौन सा भारत हो जाएगा? दक्षिण भारत हो जाएगा। उत्तर भारत में सबसे बड़ा वंश था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जो हमारे कहां पर था? हरियाणा में था। और हरियाणा के जो अटैच में है ना आपका यूपी है, हरियाणा की सीमा यूपी से लगती है और यूपी की सीमा लगती है बिहार से। तो यूपी बिहार में कौन सा वंश होता था? मोखरी वंश होता था, वहां का राजा ग्रह बर्मा होता था। और यूपी बिहार है ना, अब यूपी की सीमा लगती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह थी मालवा, वहां का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। ठीक है, और इधर है ना ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शासक कौन होता था? शशांक होता था। ठीक है, और असम के एरिया को क्या बोला जाता था? कामरूप बोला जाता था। तो गुप्त वंश के पतन के बाद है ना हर जगह ना कोई नया साम्राज्य बनकर उभरा था। किस वंश के पतन के बाद? गुप्त वंश के पतन के बाद। याद रह जाएगा ना। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूं। ठीक है, अब हरियाणा वालों ने ना यूपी और बिहार से वैवाहिक संबंध बना लिए। हरियाणा वालों ने क्या किया? यूपी और बिहार से वैवाहिक संबंध बना लिए। अब यूपी की सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश। और यूपी का मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। और मध्य प्रदेश वाले है ना, इनका साथ कौन देंगे? पश्चिम बंगाल वाले। वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतनी सी स्थिति क्लियर हुई क्या? गुप्त वंश के बाद हरियाणा में तो आ गया वर्धन वंश आ गया, यूपी बिहार में आ गया मोखरी वंश,
पश्चिम बंगाल में आ गया गौड़ वंश। इधर मालवा का शासक होता था देवगुप्त, और दक्षिण भारत में एक वंश होता था चालुक्य वंश, उसका राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय। सिचुएशन क्लियर हुई? अब टॉपिक पे आते हैं हमारे, ठीक है। अब भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, उसमें ना सबसे बड़ा राजवंश है ना वो हमें पढ़ेंगे वर्धन वंश। पेपर में तो एक क्वेश्चन यही आता है, वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। लिख लो, वर्धन वंश को हरियाणा में किस वंश के नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से। लिख लो, वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है बेटा? पुष्यभूति वंश के नाम से। वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं हमें? पुष्यभूति वंश के नाम से। किस वंश को जानते हैं हमें? वर्धन वंश को जानते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें वर्धन वंश की जानकारी कहां कहां से मिलती है, ठीक है। एक सॉरी बच्चों, एक व्यक्ति था कल्लण, उसकी पुस्तक थी राज तरंगिणी, ठीक है। इससे हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? पुष्यभूति वंश की। एक बाण भट्ट था बेटा, बाण भट्ट की पुस्तक थी हर्ष चरित्र। कौन सी पुस्तक थी बाण भट्ट की? हर्ष चरित्र थी। एक इनकी पुस्तक थी कादम्बरी। कादम्बरी ये भी हमें किसकी जानकारी देती है? पुष्यभूति वंश की जानकारी देती है। महाराजा हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें थी बेटा, महाराजा हर्षवर्धन की। एक तो होती थी नागानंद, नागानंद, एक रत्नावली, एक प्रिय दर्शिका। ये भी हमें किस वंश की जानकारी देती है? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की। एक एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जो लिखाया था एक राजा होता था रवि कीर्ति, रवि कीर्ति द्वारा लिखित। ये भी किसके बारे में जानकारी देता है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानकारी देता है। एक है बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख, और ये बांसखेड़ा अभिलेख लिखाया था महाराजा हर्षवर्धन ने। ये भी हमें किसके बारे में जानकारी देता है? वर्धन वंश के बारे में जानकारी देता है। लेकिन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो कल्लण की पुस्तक कौन सी रहेगी बेटा? राज तरंगिणी। कल्लण की पुस्तक क्या रहेगी? राज तरंगिणी रहेगी। बाण भट्ट की कौन सी हो जाएगी? हर्ष चरित्र और कादम्बरी हो जाएगी। महाराजा हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें आ चुकी है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एहोल अभिलेख किसका होता था? रवि कीर्ति का होता था। और बांसखेड़ा अभिलेख किसने लिखाया था? महाराजा हर्षवर्धन ने लिखाया था। ये सारी पुस्तकें हमें किसके बारे में जानकारी देती है? वर्धन वंश के बारे में जानकारी देती है। महाराजा हर्षवर्धन की 3 रचना थी बेटा, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। एहोल अभिलेख किसने लिखाया था? रवि कीर्ति ने लिखवाया था। और बांसखेड़ा अभिलेख है ना, ये किसने लिखाया था? महाराजा हर्षवर्धन ने। ये सारी रचनाएं हमें किसके बारे में जानकारी देती है? वर्धन वंश के बारे में जानकारी। अब जो अभिलेख महाराजा हर्षवर्धन खुद लिखवाएगा उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी ना, क्योंकि बांसखेड़ा अभिलेख किसने लिखाया था? महाराजा हर्षवर्धन। रवि कीर्ति ने लिखाया था। एहोल अभिलेख है। अब कोई अभिलेख, सिंपल सी बात है, अब आप है ना किसी अभिलेख को लिखवाओगे तो आपके पूर्वजों के बारे में उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक तो मैं लिखूंगा, मैं आपके पूर्वजों को कम जानता होऊंगा, आप अपने पूर्वजों को ज्यादा जानते हैं। तो एक मैं अभिलेख लिखवाऊंगा आपके बारे में या आप खुद लिखवाओगे, किस में ज्यादा जानकारी मिलेगी? जो आप खुद लिखवाओगे उसके बारे में। तो इसीलिए ना बांसखेड़ा अभिलेख को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और एक महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाण भट्ट, उसकी पुस्तक है हर्ष चरित्र। ये दोनों इस वंश के बारे में क्या देती है? ज्यादा जानकारी देती है, ठीक है। अब
थोड़ा सा मैं बांसखेड़ा अभिलेख के बारे में बता देता हूं। कौन सा अभिलेख है बेटा? बांसखेड़ा अभिलेख। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, शहजादपुर। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह बेटा? शहजादपुर से मिला है, लिख लो। बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश में शहजादपुर से मिला है। बांसखेड़ा अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? यूपी में कौन सी जगह है बेटा? शहजादपुर। यूपी में कौन सी जगह है? शहजादपुर से कौन सा अभिलेख मिला है? बांसखेड़ा अभिलेख मिला है। ये ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है और इसकी भाषा पूछे तो संस्कृत है, ठीक है, लिख लो। बांसखेड़ा अभिलेख ये पूछा गया था एक बार, किस लिपि में रहेगा? ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में रहेगा। बांसखेड़ा अभिलेख ब्राह्मी लिपि और किस भाषा में रहेगा बेटा? संस्कृत भाषा में रहेगा। लिपि पूछे तो कौन सी रहेगी? ब्राह्मी। और भाषा पूछे तो कौन सी रहेगी? कौन सा अभिलेख है? बांसखेड़ा अभिलेख। कहाँ से मिला है हमें? उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है? शहजादपुर से मिला है। कौन सा अभिलेख रहेगा? बांसखेड़ा अभिलेख रहेगा, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि और किस भाषा में रहेगा? ये संस्कृत भाषा में रहेगा। इसमें बताया जाता है कि बेटा इस, ठीक है, एक राजा होता था नरवर्धन। कौन राजा होता था? नरवर्धन राजा होता था। उसने शादी की थी वर्जनी से। किससे शादी की? वर्जनी, वर्जनी भी आ सकता है, या वर्जनी से शादी की और उसका बेटा हुआ राज्यवर्धन प्रथम, ठीक है। और इसने शादी कर ली अप्सरा से, शादी कर ली, और इनका बेटा हुआ आदित्य वर्धन। और आदित्य वर्धन ने किससे शादी कर ली? महासेन गुप्ता से क्या कर ली? शादी। और इनका बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन। कौन हुआ बेटा? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने शादी किससे कर ली? यशोमती से। किससे शादी कर ली बेटा? यशोमती से क्या कर ली? शादी कर ली, ठीक है। ये पहले लिख लो फिर याद करवाऊंगा। नरवर्धन ने शादी किससे कर ली? वर्जनी से शादी कर ली, लिख लो। इस वंश का एक राजा होता था नरवर्धन, लिख लो। इस वंश का एक राजा होता था नरवर्धन। उसने शादी किससे कर ली? वर्जनी से। कौन सा अभिलेख बताता है? बांसखेड़ा अभिलेख बताता है, ठीक है। और फिर एक नरवर्धन ने शादी कर ली वर्जनी से, इसका बेटा हुआ राज्यवर्धन प्रथम। इसने शादी किससे कर ली? अप्सरा से। और उसका बेटा हुआ आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन ने शादी किससे कर ली? महासेन गुप्ता से। इसका बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने किससे शादी कर ली? यशोमती। अब प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 संतानें हैं। कितनी संतान हुई बेटा? 3। एक का नाम है राज्यवर्धन, सेकंड हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा, इनकी एक बेटी थी राजश्री। एक का नाम हो जाएगा महाराजा हर्षवर्धन रहेगा। ये तीनों लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर महाराजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो इनके पूर्वजों का इतिहास आपको पढ़ना जरूरी है। दोबारा बताता हूं। बांसखेड़ा अभिलेख बताता है एक राजा होता था जिसका नाम होता था नरवर्धन। नरवर्धन ने शादी कर ली वर्जनी से। उसका एक बेटा हुआ राज्यवर्धन प्रथम। उसने शादी कर ली अप्सरा से। उसका एक बेटा हुआ आदित्यवर्धन। उसने ना, एक कहते हैं गुप्त वंश की महारानी महासेन गुप्ता से क्या कर ली? शादी कर ली। उनका बेटा हुआ, नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने किससे शादी कर ली? यशोमती। हमारी स्टोरी है ना, इनके बाहर घूमेगी। प्रभाकर वर्धन, यशोमती, राज्यवर्धन, राजश्री और महाराजा हर्षवर्धन। कम से कम ये 5 कैरेक्टर आपको याद करने हैं। सारे हो जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। 2 बेटे थे, एक का नाम महाराजा हर्षवर्धन था, एक बेटे का नाम राज्यवर्धन सेकंड था, और एक बेटी का नाम राजश्री था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब जो राजश्री है ना, ठीक है,
अब राजश्री है ना, ये किसकी बेटी थी? प्रभाकर वर्धन की। अब राजश्री की शादी मैंने बताया था यूपी बिहार का एरिया में कौन सा वंश होता था? मोखरी वंश होता था। और मोखरी वंश का राजा कौन होता था? ग्रह वर्मा। तो राजश्री की शादी किससे कर दी जाती है? ग्रह वर्मा से। अब आप मैप पे आ जाओ थोड़ा सा। मैंने बताया यूपी बिहार का एरिया में कौन सा वंश था? मोखरी वंश। और मोखरी वंश का राजा कौन होता था? ग्रह वर्मा। इसकी शादी किससे कर दी जाती है? राजश्री से इसकी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। तो राजश्री है ना, ये हरियाणा की एक बेटी होती है, ठीक है। और इसकी शादी किससे कर दी जाती है? यूपी बिहार का एक राजा होता था मोखरी वंश का, जिसका नाम क्या था? ग्रह वर्मा। याद हो जाएगा यहां तक? दोबारा बताता हूं। बांसखेड़ा अभिलेख है ना, कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश में शहजादपुर। लिखवाया किसने था? महाराजा हर्षवर्धन ने। लिपि पूछे तो ब्राह्मी, भाषा पूछे तो संस्कृत। ये बताता है एक राजा होता था नरवर्धन, उसने शादी किससे कर ली थी? बर्जनी से। और उसका एक बेटा हुआ राज्यवर्धन सेकंड, उसने शादी कर ली अप्सरा से। उसका बेटा हुआ आदित्यवर्धन, उसने शादी कर ली गुप्त वंश की रानी महासेन गुप्ता से। और उसका बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन, उसने शादी कर ली यशोमती से। 3 संतान हुई, बेटी राजश्री, बेटा महाराजा हर्षवर्धन और राज्यवर्धन सेकंड। अब अपनी बेटी की शादी कर दी यूपी बिहार के राजा ग्रह वर्मा, जिसका वंश कौन सा था? मोखरी वंश हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक है ना, जो कल्लण की राज तरंगणी है ना, पेपर में आया था। ये वैसे किसके इतिहास पर लिखी गई है? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। ये क्वेश्चन आया था कल्लण की, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कल्लण की राज तरंगणी पुस्तक है ना, किसके इतिहास पर लिखी गई है? कश्मीर के इतिहास पर। कल्लण की राज तरंगणी पुस्तक किसके इतिहास पर लिखी गई है बेटा? कश्मीर के। लेकिन हमें किस वंश के बारे में भी जानकारी देती है? वर्धन वंश के बारे में जानकारी देती है। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा वर्धन वंश। कौन सा वंश शुरू होगा बेटा? वर्धन वंश। हरियाणा में इस वंश को किस नाम से जाना जाता है? पुष्य भूति वंश। और पुष्य भूति वंश का ना कहते हैं बेटा, संस्थापक कौन होता था? पुष्य भूति इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। और उसने एक शिव मंदिर बनवाया था, जिसे बोलते हैं स्थानेश्वर का शिव मंदिर। और ये स्थानेश्वर का शिव मंदिर आज भी है हरियाणा के थानेसर में। तो एक बार आया था, थानेसर का पुराना नाम क्या होता था? स्थानेश्वर होता था। जो पुष्य भूति वंश था ना बेटा, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में था। पुष्य भूति वंश पूछे ना, या वर्धन वंश पूछे, वो हरियाणा के किस एरिया में था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पूछे तो किस एरिया में था? थानेसर। थानेसर का पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन होता था? पुष्य भूति। नाम पर ही बस पड़ गया ना, पुष्य भूति वंश का संस्थापक कौन होता था? पुष्य भूति होता था। इस वंश का संस्थापक कौन होता था? पुष्य भूति होता था। उसने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था बेटा? स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्य भूति ने करवाया था, ठीक है। अब एक बार आया इस मंदिर का पुनर्निर्माण सदा शिवराव भाऊ ने करवाया। ये मराठा सरदार था। कौन सा सरदार था बेटा? मराठा सरदार। लिख लो, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। और सदाशिवराव भाऊ कौन सा सरदार होता था? मराठा सरदार होता था। लिख लो, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। और ये सदाशिवराव भाऊ कौन होता था बेटा? मराठा सरदार होता था। मराठा सरदार का नाम क्या होता था? सदाशिवराव भाऊ होता था। उसने किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? पुष्य भूति। हेलो, कितनी देर? जल्दी आना बेटा फिर। ठीक। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया?
सदाशिवराव भाऊ ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। दोनों क्वेश्चन याद करना है। निर्माण पूछे तो किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया, ठीक है। और पुनर्निर्माण पूछे तो किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तो वर्धन वंश आए या पुष्यभूति वंश आए, बात एक है। संस्थापक पूछे तो पुष्यभूति हो जाएगा, निर्माण पूछे तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का, और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ क्या था? एक मराठा सरदार होता था, याद रह जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। अब है ना, इस वंश का चलो संस्थापक तो बेटा पुष्यभूति था, लेकिन ना पहला प्रतापी राजा, पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन था, लिख लो। इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? प्रभाकर वर्धन होता था। इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? प्रभाकर वर्धन होता था। और क्यों होता था? क्योंकि बेटा प्रभाकर वर्धन ने ना हुणों को हराया था। किसको हराया था? हुणों को हराया था, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी बेटा? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी धारण की थी, याद है तो, ठीक है। तो ये इसके काल में बेटा कौन सी उपाधि चलती थी? क्योंकि गुप्त वंश के बाद ही आए हैं, तो गुप्त वंश की उपाधियां इनके काल में भी चला करती थी, लिख लो। इसने प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला प्रतापी राजा था। इसने किसको हराया था बेटा? प्रभाकर वर्धन ने हुणों को हराया था। किसको हराया था? प्रभाकर वर्धन ने हुणों को हराया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक तो किसको हराया था? हुणों को हराया था। और एक कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। एक किसको हराया था? हुणों को। और एक कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। एक परमार भट्ट, एक उपाधि और धारण की थी इसने, परमार भट्ट की उपाधि धारण की थी। एक कौन सी उपाधि धारण की थी बेटा? परमार भट्ट। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमार भट्ट की इसने उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमार भट्ट। कहते हैं लगभग इनका शासनकाल ना 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक इनका क्या बताया गया था? शासनकाल बताया गया। प्रभाकर वर्धन का शासनकाल लगभग कब से कब तक बताया गया? 580 से लेकर 605 ईस्वी तक इनका क्या बताया जाता है? शासनकाल बताया जाता है। तो छठी शताब्दी में कौन सा वंश आ गया? वर्धन वंश। मैंने बताया था ना लगभग 550 या 570 ईस्वी में कौन सा वंश पतन हो गया? गुप्त वंश पतन हो गया। और गुप्त वंश के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राजवंशों में, उसमें हरियाणा में तो आ गया वर्धन वंश आ गया, यूपी बिहार में मोखरी वंश आ गया, पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश आ गया, इधर मालवा का एरिया है उसमें एक राजा होगा देवगुप्त, ठीक है। तो अब है ना, कहते हैं बात थी लगभग 605 की। कब की बात थी बेटा? 605 की। विद्रोह हो गया स्थानेश्वर में। कहां पर विद्रोह हो गया? और आज इस थानेश्वर को क्या कहा जाता है? थानेसर कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आया, लिख लो। पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर होती थी। पुष्यभूति वंश की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, तो पुष्यभूति वंश की कैपिटल कौन सी होती थी? थानेसर होती थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी होती थी बेटा? थानेसर होती थी। लिख लो, पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर। पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर। किस वंश की राजधानी होती थी? पुष्यभूति वंश की कैपिटल कौन सी होती थी बेटा? थानेसर होती थी, ठीक है। तो 605 में ना कहां पर विद्रोह हो गया? थानेश्वर। और प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान बताई मैंने? 3। एक बेटी राजश्री, बेटा राज्यवर्धन सेकंड और महाराजा हर्षवर्धन। अब स्थानेश्वर में विद्रोह हो गया तो अपने बड़े बेटे को भेजेगा ना। बड़े बेटे का नाम क्या था? राज्यवर्धन सेकंड था। विद्रोह कब हो गया बेटा? 605
5 में। और विद्रोह को दबाने के लिए अपने किस बेटे को भेजता है? ये राज्यवर्धन सेकंड को भेजता है। कहते हैं राज्यवर्धन सेकंड इस विद्रोह को दबाने के लिए चला गया और इस विद्रोह को दबाने में क्या रहा? सफल है, सफल नहीं है। असफल तो वो सम्राट अशोक, और उसमें बताया था मैंने सुसीम में, सुसीम असफल रहा था, सम्राट अशोक सफल रहा। राज्यवर्धन सेकंड क्या हो गया? सफल हो गया। और ये जब सफल होकर वापिस लौटा ना, तो इसको पता चला कि पीछे से इसके पिता प्रभाकर वर्धन की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। पहले भारत में एक एरण अभिलेख 510 का क्या बताता है? किसके प्रमाण मिलते हैं? सती प्रथा। तो इसकी जो माँ थी ना, जिसका नाम क्या था? यशोमती, वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो, प्रभाकर वर्धन जब राज्यवर्धन सेकंड थानेसर के विद्रोह को दबाकर लौटा, तो उसको पता चलता है कि किसकी मृत्यु हो चुकी है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था बेटा? यशोमती। यशोमती क्या हो जाती है? सती हो जाती है। यशोमती क्या हो गई थी? सती हो गई। पेपर में पूछा जाता है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती मां सती हो गई, इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र से जानकारी मिलती है। लिख लो, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती मां सती हो गई, इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र देती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र इसकी हमें क्या देती है? जानकारी देती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन सती हो गई थी बेटा? यशोमती सती हो गई थी। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र देती है। ये विद्रोह को दबाने में गया और आते ही पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई है और यशोमती मां क्या हो गई है? सती हो गई है। ये दबाकर तो आया तो खुश था कि मैं विद्रोह को दबाकर, मतलब बड़ा खुश था। इसने सोचा पापा क्या देंगे तेरे को? बधाई देंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन आते ही पता चला पापा की मृत्यु हो गई है और एक साथ इसने अपनी मां को भी खो दिया। सारी खुशियां ना गम में बदल गई। पुराने टाइम में ना कहते हैं जब ये विद्रोह को दबाने गया ना, अभी गया ही था, पीछे से पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहले है ना, मतलब है ना, ये विद्रोह को जब तक दबाकर राजा नहीं आता था ना, उसको पता नहीं चलता था। पहले है ना, जो संचार के साधन इतने ज्यादा तेज नहीं थे। कोई राजा का गुप्तचर ही जाकर राजा को संदेश दिया करता था, उसमें ना सालों लग जाते थे। ठीक है, तो ये कहते हैं दबाने गया ना, उसी टाइम पीछे से इसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और बेचारे को ना बहुत टाइम बाद पता चला कि इसके पिता की क्या हो गई है? मृत्यु। आजकल तो व्हाट्सएप से है ना, हाथों हाथ पता चल जाता है। बोला इस खबर को आग की तरह फैला दो। ठीक है, देखा होगा आपने। ठीक है, पहले आज से ना 5 साल पहले या 7 साल पहले एक वायरल चीजें हुई थी, चोटी काटने वाले आते थे, सुना होगा। 5-6 साल पहले, आई थिंक इतना हो गया होगा। चोटी काटने वाले आते थे, शाम को ही मैसेज आ जाता था, बोला आज चोटी काटने वाले धांगड़ से चले हैं। ठीक है, और वो है ना आज फतेहाबाद जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फतेहाबाद। क्यों भाई? तेरे से पूछ कर जाएंगे वो। बोला इस मैसेज को आग की तरह फैला दो। ठीक है, कई इसमें ना शायरियां बनती थी। बोला तेरी जुल्फों के साए में सो लेने दे, तेरी जुल्फों के साए में सो लेने दे, पता नहीं कब चोटी कट जाए। ठीक है, तो ये चीजें थी पुराने टाइम में, बहुत ज्यादा वायरल होती थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या था? मैसेज को आग की तरह फैलाया जा सकता है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो इसको बेचारे को बहुत टाइम बाद पता चला कि इसके पिता की मृत्यु हो गई और मां क्या हो गई? सती। अब इसको मजबूरी में ना 605 ईस्वी में क्या बनना पड़ा बेटा? राजा बनना पड़ा। जैसे ही राजा, वही एक कंगाली में आटा गीला वाली बात थी, बेचारा राजा बना ना, तो इसको पता चला इसका बहनोई कौन था बेटा? ग्रह वर्मा। कहाँ का राजा था? यूपी और बिहार का राजा था। इसकी ना हत्या कर दी मालवा के शासक देवगुप्त ने। मालवा का एरिया है ना,
वो किसका एरिया था बेटा, आपको पता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मैंने बताया यूपी के संबंध एमपी के साथ अच्छे नहीं थे, तो ये जैसे ही राजा बना ना, क्या बना ये, राजा, तो इसको पता चलता है कि इसके बहनोई गृह वर्मा की हत्या किसने कर दी, देवगुप्त ने कर दी। लिख लो, ये जैसे ही राजा बना, यह जैसे ही राजा बना, कौन राजा बना, राज्यवर्धन सेकंड, तो इसको न्यूज मिलती है कि इसके जो बहनोई की हत्या है ना, वो मालवा के शासक किसने कर दी, देवगुप्त। और बहनोई का नाम क्या था, गृह। राजश्री का पति कौन था, गृह वर्मा, जो किस वंश से था, मोखरी वंश से। उसकी हत्या किसने कर दी, मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। ठीक है, अब क्या था, बेचारे के पास ऑप्शन नहीं था। 605 में राजा बना, इधर अपने पिता को खो दिया, इधर अपनी माता जी को खो दिया, और इधर अपने किसको खो दिया, बहनोई को खो दिया। अब है ना 605 में ना, ये कहते हैं आक्रमण कर देता है मालवा के शासक है देवगुप्त पर। कहां पर आक्रमण कर दिया इसने, मालवा के शासक है देवगुप्त पर, और देवगुप्त की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है, और अपने बहनोई की मौत का क्या ले लेता है, बदला। लिख लो, राज्यवर्धन सेकंड ने 605 में मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और अपने बहनोई की मौत का क्या ले लिया, बदला ले लिया। मालवा के शासक देवगुप्त पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और किसका बदला ले लिया बेटा, बहनोई की मौत का बदला ले लिया। अब मैंने आपको बताया, थोड़ी स्टोरी पर दोबारा आओ, मैंने बताया था जो मालवा का शासक था ना, इसकी दोस्ती किसके साथ थी, पश्चिम बंगाल के राजा शशांक के साथ थी। ठीक है, अब मालवा के शासक की हत्या कर दी गई, तो शशांक इसका दोस्त था, तो दोस्त को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। सच्चा दोस्त होगा तो बुरा लगेगा, अदरवाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सच्चा दोस्त होगा तो उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। ठीक है, तो मालवा, देखो मालवा के शासक की हत्या कर दी किसने, राज्यवर्धन सेकंड ने, क्योंकि मालवा के शासक ने यूपी बिहार के राजा किसको मार दिया था, गृह वर्मा को मार दिया, और गृह वर्मा हरियाणा वालों का बहनोई था, तो इन्होंने अपनी बहनोई का बदला किससे ले लिया, मध्य प्रदेश वालों से। अब मध्य प्रदेश वालों का दोस्त होता था शशांक, अब शशांक किसका दुश्मन बन गया, हरियाणा वालों का दुश्मन बन गया ना, हरियाणा का भी बन गया, यूपी बिहार, क्योंकि हरियाणा के बहनोई थे तो उनका भी दुश्मन कौन गया, शशांक बन गया। अब क्या होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, अब देवगुप्त है ना, ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है, देवगुप्त का किस्सा खत्म। अब कहते हैं जो पश्चिम बंगाल का एक राजा होता था ना, उसका नाम क्या होता था, शशांक होता था, और शशांक का दोस्त कौन होता था, देवगुप्त होता था। और शशांक अपने दोस्त का बदला लेने के लिए ना, ठीक है, ये राज्यवर्धन सेकंड को पत्र लिखता है। क्या कहता है बेटा, राज्यवर्धन सेकंड को पत्र लिखता है कि मुझे ना अपनी बहन की आपसे क्या करनी है, शादी करनी है। ठीक है, मुझे आपसे किसकी शादी करनी है, अपनी बहन की शादी करनी है। अब इंसान कितना ही गुस्से में हो, शादी का प्रस्ताव आते ही ना बेचारे का दिल पिघल जाता है। ठीक है, क्योंकि शादी करनी है, पिता को खो चुका है, माँ को खो चुका है, अब अपना वंश भी तो इनको आगे बढ़ाना था ना। ठीक है, तो राज्यवर्धन के पास किसका प्रस्ताव आया, शशांक ने प्रस्ताव भेजा कि मैं अपनी बहन की आपसे क्या करना चाहता हूं, शादी। बेचारा फीलिंग में खो गया और सीधा किसके घर पहुंच गया, शशांक। सूत्रों के हवाले से इसने पता ही नहीं किया कि ये शशांक है कौन। अगर ये पता कर लेता ना तो इसको पता चल जाता ये देवगुप्त का क्या था, दोस्त था। ठीक है, लेकिन इमोशन इसके हावी हो चुके थे। ठीक है, सीधा ही कहां चला गया, जब इंसान के पास काफी टाइम बाद रिश्ता आए ना तो वो भूल जाता है कंडीशन पता करना, तो डायरेक्ट कहां चला गया, शशांक के पास चला गया। शशांक ने खूब इसकी खातिरदारी की, अच्छे रसगुल्ले वगैरह शाम को खूब खिलाए बेचारे को, और रात को ही ना इसकी क्या कर देता है, धोखे से हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। शशांक की क्या, शशांक ने इसकी क्या कर दी, राज्यवर्धन सेकंड की हत्या।
अब एक अकेला किरदार बच गया, महाराजा हर्षवर्धन। पुरुषों में तो एक ही बच गया ना, और इसकी एक बहन बच गई जिसका नाम क्या था, राजश्री। पूरा परिवार समाप्त हो गया। पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, यशोमती माँ सती हो गई, और इसके भाई था राज्यवर्धन सेकंड, उसकी हत्या कर दी किसने, शशांक ने। इनका बहनोई था ग्रह वर्मा, उसकी हत्या कर दी देवगुप्त ने। पूरा परिवार समाप्त, एक खुद बचा, एक इसकी बहन बची। अब महाराजा हर्षवर्धन है ना, इसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। अब मजबूरी में ना इनको गद्दी पर बैठना पड़ा 606 ईस्वी में। यही क्वेश्चन आता है, जब गद्दी पर बैठे तब महाराजा हर्षवर्धन की एज कितनी थी, मात्र 16 वर्ष थी। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठे तब इनकी एज मात्र कितने साल थी, 16 साल की उम्र में ना महाराजा हर्षवर्धन कहां पर बैठते हैं बेटा, गद्दी पर बैठते हैं। कितनी एज में बैठे थे, मात्र 16 साल की उम्र में महाराजा हर्षवर्धन कहां पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। कितने साल की एज में बैठे थे गद्दी पर, मात्र 16 वर्ष की उम्र में महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, यानी गद्दी पर कब बैठे, 606 ईस्वी में गद्दी। अब गद्दी पर बैठते ही ना इनके सामने प्रॉब्लम थी, एक तो अपनी बहन राजश्री को क्या होने से बचाना, क्योंकि भारत में सती प्रथा थी। राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई थी, तो ये इसका सती होना तय था। एक है ना शशांक से किसका बदला लेना, अपने भाई की मौत का, और एज इसके कितने साल थी, 16 साल। तभी तो कहते हैं बेटा एज इज जस्ट ए नंबर, एज कुछ नहीं होती, एक नंबर होता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, जो कम उम्र में, अकबर जब राजा बना 14 साल का राजा बना था अकबर, ठीक है, और जो आपका बाबर राजा बना था 11 साल की उम्र में, बाबर क्या बना था, राजा बना था। ठीक है, 11 साल का लड़का क्या जानता है, आजकल कुछ नहीं जानता, और उस टाइम राजा बन जाया करते थे। कई बार क्या होती है, जिम्मेवारी होती है ना, वो इंसान को टाइम से पहले है ना मैच्योर कर देती है, ये सच्चाई होती है। ठीक है, अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है ना तब तक आप बच्चे हो, जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई ना उस दिन आप बच्चे नहीं रहोगे, आपके पास है ना कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ठीक है, आप कह दो मैं टूट जाऊंगा, टूटने का आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं बचेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक अभी गुड़िया की कॉल आई थी, वो आ रही है, गुरुकुल की स्टूडेंट है, उसका ना पीछे एक ही भाई था, उसका भाई एक्सपायर हो गया था। ठीक है, तो वो बिल्कुल परिवार बिल्कुल खत्म हो गया था उसका। तो भी मैंने एक ही बात कही थी, बेटा चाहे रो ले चाहे कुछ कर ले, समाज को तेरे से कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, समाज के लिए आप एक आंकड़ा हो, सरकार के लिए एक आंकड़ा हो। तो गुड़िया ने दोबारा मेहनत की, दिल्ली पुलिस का उसका फिजिकल के कारण वो रह गई थी, अब ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत इंटेलिजेंट है, गुरुकुल की गुड़िया है, वो आएगी थोड़ी देर बाद, उसकी स्टोरी उससे वो खुद सुनाएगी आपको, तब पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी है ना परिस्थितियों का रोना इंसान को नहीं रोना चाहिए। अब आपके दुख है ना बेटा, मैं दूर नहीं कर सकता, आप अपने दुख खुद दूर कर सकते हो। मैं तो आपको बस एक सजेशन दे सकता हूं कि बेटा ऐसा ऐसा आप कर लो, ये चीजें, लाइफ है ना इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। सोचो किसी बहन का एक ही भाई है और वो ही चला जाए, उस बहन पर क्या बीतती होगी, और वो यंग एज में मतलब है 25-30 साल का होने के बाद चला जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, तो भी वह ना भाई को गए अभी 5-6 महीने नहीं हुए, उसने 2-3 एग्जाम निकाले हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके अगर आपके जीवन में परिवर्तन करना है तो बेटा आप खुद कर सकते हो। ये कितने साल का था, 16 साल का। हाथ पर हाथ धरकर ये बैठ सकता था, लेकिन इसने नहीं बैठा, सीधा ही राजा बनते ही ना किस पर अटैक कर दिया, शशांक। और कई इतिहासकार तो कहते हैं इसने शशांक को मार दिया, कई कहते हैं इसने हरा दिया, लेकिन इसने ना इतना है कि इसने अपने भाई की हार का ना शशांक, भाई की मौत का शशांक से क्या ले लिया, इसने बदला ले लिया 606 में। और अब है ना इसकी बहन है ना, वो राजश्री है ना, वो कहाँ चली गई, कहते हैं जंगल में चली गई थी। क्या होने के लिए गई होगी बेटा, सती होने के लिए। कोई विंध्याचल के जंगल थे उसमें चली गई। और ये है ना इसकी बहन कहते हैं नदी में छलांग लगाने वाली थी, अगर ये 1-2 मिनट और लेट हो जाता। पहले तो ये अपने भाई की मौत का क्या लेता है बदला, किससे लिया होगा,
शशांक से, ठीक है। और शशांक से क्वेश्चन आता है, सह से शशांक, सह से सेव धर्म, ये किस धर्म को मानता था? सेव धर्म को। और शशांक ने ना एक बोधि वृक्ष कटवाया था। कौन सा वृक्ष कटवाया था? बोधि वृक्ष कटाया था। लिख लो, शशांक किस धर्म को मानता था? सेव धर्म को मानता था। और शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवाया था? बोधि वृक्ष कटवाया था। बोधि वृक्ष क्या होता है? जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई एक, इसने पेपर में दोनों क्वेश्चन आ गए। शशांक किस धर्म को मानता था? सेव धर्म को। और शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवा दिया था बेटा? बोधि वृक्ष कटवा दिया। शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवा दिया था? बोधि वृक्ष कटवा दिया, ठीक है। अगर बोधि वृक्ष महाराजा हर्षवर्धन के शासन काल में है तो महाराजा हर्षवर्धन किस धर्म को मानता होगा? बौद्ध धर्म को मानता होगा ना। सेव धर्म को मानता है तो वो तो बौद्ध वाला कटवाएगा, ठीक है। तो ये किस धर्म को मानता था? शशांक सेव धर्म को। शशांक ने किसकी हत्या कर दी थी? राज्यवर्धन सेकंड। उसकी मौत का बदला, अपने भाई की मौत का बदला इसने किससे लिया? किसने लिया? महाराजा हर्षवर्धन। अपनी बहन को सती होने से ये छलांग लगाने वाली थी। कहते हैं 1 मिनट लेट और जाता, अपनी बहन का ये हाथ पकड़ लेता है, वो छलांग लगाने वाली थी। तो इसकी बहन कहती है कि भाई आप मेरे को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो इसने कहा कि बहन तू सती हो जाना, लेकिन तेरे साथ ही है ना मैं नहर में, इसी नहर में कूद कर क्या दे दूंगा? जान दे दूंगा। बोला बहन तेरे अलावा मेरे जीवन में है कौन? मैंने अपने भाई को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, अपने बहनोई को खो दिया। अगर आप चले गए ना इस नदी में, मैं भी कूद कर जान दे दूंगा। तो बहुत मुश्किल से अपनी बहन को इमोशनल करके ये बचा लेता है। और अपनी बहन को ना बचाते ही ना ये कन्नौज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन सा एरिया है? कन्नौज। तो कन्नौज महाराजा हर्षवर्धन की कौन सी राजधानी थी बेटा? दूसरी राजधानी थी। पहली कौन सी थी? थानेसर। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। और इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी किसको बना लिया? कन्नौज को। महाराजा हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी किसको बना लिया? कन्नौज को। पहली कौन सी थी? थानेसर। पहली कौन सी थी? थानेसर। और दूसरी किसको बना लिया? कन्नौज को। और कन्नौज की गद्दी पर अपनी बहन किसको बिठा दिया? राजश्री को। हम पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान पहली, रजिया सुल्तान से पहले कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठ चुकी थी? राजश्री। लेकिन इतिहास में इसका ज्यादा वर्णन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अब 606 में ना महाराजा हर्षवर्धन का क्या शुरू हो गया बेटा? शासन काल। राजा कब बने? 606 में। और जन्म कब हुआ? 590 में। 16 साल का क्या बन गया? राजा। एक बार आया महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर किस शताब्दी में बैठे? 7वीं। और जन्म किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ। शताब्दी आगे चलती है ना। एक बार आया महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी किस शताब्दी में बनवाया? 7वीं शताब्दी में बनवाया, ठीक है। और कहते हैं 612 ईस्वी में ना महाराजा हर्षवर्धन ने एक उपाधि धारण की थी, शिलादित्य की और देव पुत्र की। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन 590 में जन्म हुआ, 606 में गद्दी पर बैठे। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 में। और गद्दी पर कब बैठे थे बेटा? 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। शताब्दी कौन सी थी? 7वीं शताब्दी थी। थानेसर को राजधानी बेटा किस शताब्दी में बनाया? 7वीं शताब्दी में बनाया, ठीक है। और ये जन्म किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी। समझते हो ना, 100 साल की होती है। अब 2001 आते ही 21वीं, 2201 आते ही 23वीं शताब्दी, 2101 आते ही 22वीं, 2801 आते ही 29वीं शताब्दी आगे होती है। 612 में शिलादित्य की उपाधि, देवपुत्र की उपाधि धारण की। और महाराजा हर्षवर्धन है ना, ये किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। और कहते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये क्या है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूपी का एरिया है ना, जिसे प्रयागराज बोलते हैं आज। इलाहाबाद में ना
ये एक सभा का आयोजन करवाते थे जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। ठीक है, लिख लो। महाराजा हर्षवर्धन प्रत्येक कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इलाहाबाद में एक सभा का आयोजन करवाते थे जिसे क्या बोलते थे, महामोक्ष परिषद बोलते थे। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक सभा का आयोजन करवाते थे और उस सभा को क्या बोला जाता था बेटा, महामोक्ष परिषद बोला जाता था। उस सभा को क्या बोला जाता था, महामोक्ष परिषद बोला जाता था। उस सभा को क्या बोला जाता था, महामोक्ष परिषद। एक बार ना इन्होंने एक कन्नौज में सभा का आयोजन करवाया। कितनी बार करवाया, केवल एक बार। और इस सभा में ना सभी धर्मों के लोग आए थे। वैसे ये किस धर्म को मानता था, खुद बौद्ध धर्म को। और सभा में इसने किसको बुलाया, सभी धर्मों के लोगों को। तो मान सकते हो ये सभी धर्मों का क्या किया करता था, सम्मान किया करता था। लिख लो, प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभा कहाँ होती थी बेटा, इलाहाबाद में। और एक सभा का जीवन में इसने आयोजन कहां पर करवाया, कन्नौज में। और उस सभा में कौन आए थे बेटा, सभी धर्मों के लोग आए थे। उस सभा में कौन आए थे, सभी धर्मों के लोग आए थे। तो सभी धर्मों के लोग किस सभा में आए थे, कन्नौज की सभा में आए थे। कुंभ का मेला सुना है बेटा, इलाहाबाद में भी लगता है। कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन। लिख लो, कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन होता था। कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन हुआ करता था, महाराजा हर्षवर्धन। किस मेले की शुरुआत की थी जीवन में इसने, कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन। इसने किस मेले की शुरुआत की थी बेटा, कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन। इसने किस मेले की शुरुआत की थी, कुंभ के मेले की, जो प्रत्येक कितने वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। एक बार आया, महाराजा हर्षवर्धन के समय में कौन सी जाति आक्रमण करती थी, हूण जाति। हूणों को सबसे पहले इसके जो पिता ने हराया था, पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। लिख लो, इसके समय में कौन सी जाति आक्रमण किया करती थी, तो हूण जाति इसके टाइम में क्या किया करती थी, आक्रमण करती थी। और इसने किसको हराया था, हूणों को हराया था। 629 में ना बेटा इसके दरबार में एक चीनी यात्री आता है, हवेन स्वांग, जिसकी रचना पूछी जाती है CU की। और हवेन स्वांग को ना नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लिख लो, हवेन स्वांग को नीति का पंडित कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लिख लो, हवेन स्वांग को नीति का पंडित कहा जाता है और यात्रियों का क्या कहते हैं, हवेन स्वांग को राजकुमार। नीति का क्या बोलते हैं बेटा इसको, पंडित, और यात्रियों का हवेन स्वांग, सॉरी यात्रियों का राज। और ये किस धर्म को सीखने आया, बौद्ध धर्म को। तो इसे आधुनिक भारत का शाक्य मुनि। रियल में शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, महात्मा बुद्ध को। रियल में शाक्य मुनि किसको कहते थे बेटा, महात्मा बुद्ध को। जब महात्मा बुद्ध का मैंने वंश करवाया था, कौन सा वंश था, उनके पिता शुद्धोधन का कौन सा वंश था, शाक्य वंश था। तो महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता था, शाक्य मुनि। तो आधुनिक भारत का शाक्य मुनि किसे कहते हैं, हवेन स्वांग को। कब भारत आया ये, 629 में। एक बार आया ये हरियाणा में, कब आया, 634 ईस्वी में। और 644 ईस्वी तक ये कहाँ रहा, हरियाणा में रहा। लिख लो, हवेन स्वांग 634 से लेकर 644 तक कहां पर रहा, हरियाणा में रहा। लिख लो, हवेन स्वांग 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक कहां पर रहा। लिख लो, हवेन स्वांग 634
634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक कहां पर रहा? हरियाणा। आया कब था ये? 634 ईस्वी में। और रहा कब तक था? 644। भारत कब आया? भारत देखो दोनों में अंतर है, भारत 629 में, हरियाणा में 634 में। हरियाणा में कब तक रहा? 644 ईस्वी में। अब महाराजा हर्षवर्धन है ना, इसका साम्राज्य बहुत ज्यादा फलरिश हो रहा था, उत्तर भारत को ये जीत चुका था। उत्तर भारत में देखो, ठीक है, हरियाणा तो इसके कब्जे में था, इधर यूपी और बिहार इसके कब्जे में आ गया, ठीक है, यूपी बिहार इसके कब्जे में आ गया, बंगाल इसके कब्जे में आ गया, ठीक है, और इधर क्या आ गया? मध्य प्रदेश इसके कब्जे में आ गया, क्योंकि इसने देवगुप्त को मार दिया। तो लगभग है ना, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत क्या हो गया? इसके कब्जे में हो गया। अब कोई राजा होता है, साम्राज्य विस्तार तो करना चाहेगा ना। अब ये ना किस भारत की ओर बढ़ा बेटा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। और वहां का राजा कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। अब नॉर्थ इंडिया तो कब्जे में ही मानो इसके, क्योंकि हरियाणा कब्जे में था, यूपी बिहार मतलब मोखरी वंश से प्राप्त हो गया, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या हो गई तो एमपी कब्जे में हो गया, गौड़ नरेश शशांक तो वो भी कब्जे में हो गया। तो पूरा का पूरा लगभग उत्तर भारत किसने जीत लिया? महाराजा। अब इसकी मतलब ओबियस सी बात है, इंसान की जिज्ञासा वो कभी खत्म नहीं होती। आपके पास है ना बेटा, जब आप मतलब कमाने लग जाओगे, अभी आप सोचते हो कि मैं लाखों का मालिक हो जाऊं, कभी ऐसा टाइम आएगा आप सोचोगे मैं करोड़ों का मालिक हो जाऊं, करोड़ आ गई फिर आप सोचोगे मैं अरबों का मालिक हो जाऊं। ये जो पैसे है ना, इसकी भूख कभी भी समाप्त नहीं होती। इंसान कभी भी है ना, इसकी पैसों की भूख समाप्त नहीं होती। इंसान है ना, हमेशा है ना, कहते हैं मैन विल बी मैन, वो हमेशा सोचता रहता है मैं और बड़ा करूं, मैं और बड़ा करूं। अब 1 किला खरीद लिया, आप सोचोगे 2 खरीद लूं, 2 खरीद लिए सोचोगे 4 खरीद लो, ठीक है, खरीदोगे तब जब जॉब लगोगे, ठीक है, अदरवाइज है ना ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मेहनत करनी होगी। तो इसने उत्तर को जीता तो किस भारत की ओर बढ़ाई है? और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राजा कौन था? चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय। लिख लो 634-35 में ना इसका युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हुआ। किस नरेश के साथ था? चालुक्य नरेश के साथ। पेपर में आया था पुलकेशियन द्वितीय, कौन सा नरेश था? पुलकेशियन द्वितीय। और पुलकेशियन द्वितीय ने ना इस युद्ध में इसको क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है। इस युद्ध में ना महाराजा हर्षवर्धन की क्या हुई थी बेटा? हार हुई थी। लिख लो, इस युद्ध में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हुई थी? हार हुई। युद्ध कब हुआ? 634-35 में हुआ। और किसके बीच में हुआ? महाराजा हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ना जीत किसकी होती है? पुलकेशियन द्वितीय की। और महाराजा हर्षवर्धन की क्या होती है? इस युद्ध में हार होती है। लेकिन महाराजा हर्षवर्धन है ना, ये ठीक है, दोबारा दक्षिण भारत में लड़ने गया, हार गया, दोबारा किस भारत में आ गया? उत्तर भारत में। और इसके बाद इसने कभी भी दक्षिण भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा था, यानी ये सोचता था कि मैं उत्तर भारत को बचा लूं। और 647 ईस्वी में ना महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और अगर पूछे महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? और जो किसने लिखवाया था? रवि कृति ने लिखवाया था। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने 634-35 में हराया, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? ए होल अभिलेख देता है। महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है बेटा? ए होल अभिलेख इसकी क्या देता है? हमें जानकारी देता है। महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कौन सा अभिलेख देता है? ए होल अभिलेख इसकी क्या देता है? हमें जानकारी देता है कि महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। और 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लिख लो, गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन की
मृत्यु के बाद भारत में कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। किसकी मृत्यु के बाद आया था? महाराजा हर्षवर्धन की। तो महाराजा हर्षवर्धन से रिलेटेड बेटा मेन सन याद करनी है। 590 में क्या हुआ? जन्म हुआ, बर्थ हुआ। 606 में ना गद्दी पर बैठे। 612 में शीलादित्य की या देवपुत्र की उपाधि धारण की। और 629 में इसके दरबार में कौन आया? हवेन स्वांग आया। हरियाणा में कब आया? 634 से लेकर कब तक रहा? 644। और 634-35 में इसको किसने हरा दिया था? हाँ बेटा, ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय ने इसको क्या कर दिया था? हरा दिया। कब हरा दिया था? 634-35 में। और 647 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और इसकी मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका कौन सा वंश कंप्लीट होता है आज? वर्धन वंश कंप्लीट होता है। ठीक है, कुंभ के मेले की शुरुआत इसी के टाइम में किस मेले की शुरुआत हुई थी? कुंभ के मेले की। आज वाला समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।